नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वाली जो न्यूज़ है, न्यू आईटी रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन 26 मई। बेसिकली ये सुबह मैंने एडिटोरियल में भी आपके साथ डिस्कस की थी। सेंटर ने नोटिफाई किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। ये रूल्स किस पे लागू होते हैं? तो व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लागू होते हैं। इन रूल्स को नोटिफाई करने के बाद 3 महीने की विंडो दी गई थी इन प्लेटफॉर्म्स को कि भाई आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। ये 3 महीने की विंडो 25 मई को ख़त्म हो जाती है, तो मतलब 26 मई से ये रूल्स यहाँ पे लागू हो रहे हैं। और ये रूल क्या बोलते हैं कि भाई सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी ऐप ओरिजिनेटर बताएंगी अनलॉफुल मैसेजेस का। मतलब कि एक मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अगर वो गलत तरीके से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहा है तो उसका सोर्स क्या है ये बताएंगी। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन में किसने किसको मैसेज भेजा ये व्हाट्सएप के सर्विस में रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या व्हाट्सएप अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन की पॉलिसी को तोड़ के सरकार को ये बता पाता है? तो एक ये प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई गलत मैसेज सर्कुलेट हो रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हटाना पड़ेगा इन सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं तो। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स। उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, फेसबुक भी आ जाता है, ट्विटर भी आ जाता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को 3 महीने दिए गए। तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो भाई आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसके ऊपर आप काफ़ी समय खत्म करते होंगे दिन में। अगर आप बात करो इंटरनेट इंटरमीडियरी की, तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो फैसिलिटेट करती है द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ सकते हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें सर्च इंजन भी आ सकते हैं, गूगल और बिंग जैसे। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि इन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन आज 26 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से लिखित में 1 साल की कॉम्प्लायंस विंडो मांगी है। सर, इनका ये बोलना है कि देखिए पैंडेमिक चल रहा है और इस समय पे इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने में, इनका कॉम्प्लायंस करने में समय लग सकता है, तो हमको थोड़ा और समय दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, अभी के लिए कॉम्प्लायंस हुआ नहीं है और हमारी केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत है अलग अलग सर्कल से, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्ट प्रॉब्ली सरकार एक्सटेंशन देगी, देना तो चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, यहाँ पे इंडस्ट्री कुछ क्लॉजेस से भी परेशान है। एक्चुअली एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता है इन कंपनीज को, जो कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर मिलता है। ये जो नए रूल्स लाए गए हैं, जो आईटी रूल्स मैंने आपको बताया 2021 के, इसमें ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिला है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है? सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ये होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी से कुछ गलती हो भी जाती है अनइंटेंशनली, तो ऐसे केसेस में नॉन कॉम्प्लायंस के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी। बट चूंकि इन आईटी रूल्स 2021 में सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं मिला है, तो अब हमारी इंडियन अथॉरिटीज को ये ताकत मिल जाती है कि जो एम्प्लॉयज हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के, इनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है। ठीक है ना, क्रिमिनल लायबिलिटी। अब समझिए, अगर फेसबुक ने कोई गलत पोस्ट रिलीज कर दिया और उस गलत पोस्ट को नहीं हटाया गया समय समय पे, तो उस पर्टिकुलर फेसबुक के एम्प्लॉय के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी का भी इल्जाम लगा सकती है सरकार। आईटी एक्ट का सेक्शन 79 का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज बच जाते, बट आईटी रूल्स 2021 में ऐसी कोई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेसिक एसेंस अगर देखा जाए इन आईटी रूल्स का, तो इसका मैकेनिज्म है सॉफ्ट टच ओवरसाइड मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है तो उसको सही समय पे समझ हटा दीजिए। कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है तो उसको सही समय पे हटा दीजिए। किसी एक वुमेन की मॉफ्ड इमेजेस जो कि उसको किसी गलत या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्चर में दिखा रही हैं, जो कि अक्सर कर जो ये आशिक टाइप के लड़के होते हैं सर्कुलेट कर देते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हटा देना। रिवेंज पॉर्न को हटा देना, कॉर्पोरेट राइवलरीज जैसी चीज़ों को अपनी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट ना करना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए यहाँ पे ये नियम लाए गए हैं। बेसिकली इन नियम को क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि सरकार से रिलेटेड अगर कोई क्रिटिसाइजमेंट इन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो सरकार हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स को बोले कि ये पर्टिकुलर पोस्ट हटाओ, तो इन प्लेटफॉर्म्स को वो पर्टिकुलर पोस्ट हटानी पड़ेगी। मतलब सरकार की यहाँ पे लिटरली चलेगी, तो इसके चलते सरकार को यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अगर आप देखो तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना,
ये हमारी लाइफ में काफ़ी अफेक्ट डालते हैं। व्हाट्सएप के इंडिया में 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के इंडिया में 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ हैं, ट्विटर के 1.75 करोड़ हैं, और ये लोगों की ज़िंदगी में अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। सरकार इसलिए कहीं ना कहीं इनको रेगुलेट कर रही है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बन रही है, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री बन गई है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की बहुत सी किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत सारी बची हुई हैं, जैसे कि अभी के लिए 11th क्लास की हिस्ट्री चल रही है और आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझे मैसेजेस के थ्रू भेजिए। मुझे समय मिलेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के, अगर ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चन सबके काम का हो सकता है, मैं पूरी वीडियो बना के उसको अपलोड करूँगा चैनल पे, ताकि बाकी लोग भी आपके क्वेश्चन से और मेरे आंसर से बेनिफिट कर सकें। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए, और जो भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। फिर बात करते हैं बे ऑफ बंगाल फोमेंटिंग यास हॉटर देन नॉर्मल फॉर सीजन। आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन यास बन रहा है, 26 मई को ये हिट करेगा कहीं ना कहीं शाम को, और आज 26 मई है। अब बात यह है कि इस समय पे जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है ना लॉन्ग टाइम, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा चल रहा है इस समय बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर। बात यह है कि ये जो साइक्लोन यास है ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में भी कन्वर्ट हो सकता था। मैंने आपको बताया है कि जब ओशंस बहुत गर्म होते हैं तो उनके ऊपर लो प्रेशर बनता है, और ये लो प्रेशर के चलते हवाएं ऊपर जाती हैं। हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो ठंडी होकर उनकी लेटेंट हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर और बढ़ जाता है, लो प्रेशर और बढ़ जाता है। और इस एक्सेसिव लो प्रेशर के चलते अगर बहुत लंबे समय तक ओशंस का एक्सेस मिल गया, गर्म का ओशंस का एक्सेस मिल गया इस लो प्रेशर सिस्टम को, तो पहले ये साइक्लोन बनेगा, फिर सीवियर साइक्लोन बनेगा, फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा। अब ये साइक्लोन यास सीवियर साइक्लोन बनने के बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट उससे पहले ही ये ओडिशा के ऊपर लैंडफॉल कर देगा, और जैसे लैंडफॉल होता है साइक्लोन का वैसे उनकी ओशन की सप्लाई कट जाती है, गर्म पानी की सप्लाई कट जाती है, तो फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो किस्मत है कि जो साइक्लोन यास है ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में नहीं बदलेगा। साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल पे बहुत कॉमन है। लास्ट ईयर 2020 मार्च में भी एक साइक्लोन आया था अम्फन नाम का, जिसने कि बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई थी। अम्फन से पहले जो सबसे खतरनाक साइक्लोन आया था एक सुपर साइक्लोन था 1999 का, जिसने पारादीप ओडिशा में स्ट्रक किया था, काफ़ी तबाही हुई थी। अम्फन से पहले एक 2019 में साइक्लोन फानी भी आया था जिसने उड़ीसा में हिट किया था और काफ़ी तबाही मचाई थी वहाँ पे। ठीक है, तो भाई आप देखिए कि ये जो साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड ओशन सरफेस टेम्परेचर्स के चलते साइक्लोन्स आते ही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ओशंस का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है साइक्लोन ज़्यादा आए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ओशन का टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो लो प्रेशर सिस्टम बनता है, अगर वो केवल लो प्रेशर सिस्टम बना रहे तो मानसून अच्छा आएगा इंडिया के ऊपर और अंडमान सी में। लेकिन बात यह है कि जब इन लो प्रेशर सिस्टम के दम पे एक साइक्लोन बन जाता है और वो साइक्लोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो लो प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके चलते मॉनसून का जो ड्रॉइंग इन है ना इन द इंडियन पेनिनसुला एंड इन बेसिकली बे ऑफ बंगाल वो कम हो जाता है। समझिए बात को, ये रहा आपका इंडिया, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर से साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है इंडिया के ऊपर। साउथ वेस्ट मानसून कितनी तेजी से हिट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंडिया के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर कितना तगड़ा लो प्रेशर बना है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो लो प्रेशर बनता है, अगर वो एक पावरफुल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है तो बे ऑफ बंगाल का जो लो प्रेशर बना है वो गायब हो जाता है। और जब लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल का गायब हो जाएगा तो जितनी तेजी से ये हवाएं खींच रही थी ना इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट मानसून में, वो हवाओं को खींचने का रेट कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मानसून भी इंडिया के ऊपर कमजोर पड़ जाएगा। तो एक्सेसिव साइक्लोन्स के चलते हमारे मानसून पे भी इंपैक्ट आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, रिसर्चर्स ने ट्रेंड्स की बात की है, ये बोला है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि रिलेटिवली बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन कम हो जाएं और अरेबियन सी में साइक्लोन ज़्यादा हो जाए। ठीक है,
About 60% of the cyclones that form in these areas make landfall in India and cause damage and devastation. कहीं ना कहीं इंडिया इज वेरी मच साइक्लोन प्रोन. आगे आने वाले समय में इंडिया साइक्लोन्स के लगातार खतरे में रहेगा, ऐसा अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ने बोला है. और 60% साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के कोस्ट को हिट करते हैं, तबाही मचाते हैं. ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स साइक्लोन्स बनते कैसे हैं? तो भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि हवा में नमी, वाटर वेपर ज़्यादा होना चाहिए. जो ओशन टेम्परेचर्स होते हैं वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहते हैं अगर लगातार, तो साइक्लोन्स बनते हैं. आप देखिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया टेम्परेचर का तो ओशन से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. इस इवेपोरेशन के चलते कहीं ना कहीं आप देखो नीचे एक लो प्रेशर बनेगा, हवा ऊपर जाती जाएगी. जो हवा ऊपर जा रही है वो ऊपर जाके बादलों से टकराएगी. ठीक है भाई, बादलों का जो पानी को पकड़ने की कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होगी. अब आपको पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अभी उस ह्यूमिडिटी के चलते वो जो नमी है, वो जो पानी है वो ऊपर जाके क्लाउड्स में कन्वर्ट होगा और उसकी लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी, जिसके चलते और गर्मी होगी, और गर्मी होगी और इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा और लो प्रेशर बनेगा. इस लो प्रेशर को भरने के लिए बहुत अलग अलग डायरेक्शन से हवा इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएंगी और वो एक एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमने लगेंगी. तो साइक्लोन के सेंटर में एक बहुत लो प्रेशर होता है जहां पे बहुत रिलेटिवली काम होता है और उसके चारों तरफ तेज हवाएं और पानी बरस रहा होता है. एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको आप सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं, उसमें यही फर्क होता है कि सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में थंडर स्टॉर्म आता है, पानी उतना नहीं बरसता है. ट्रॉपिकल स्टॉर्म में हवा भी चलती है, पानी भी बरसता है. सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म में पानी कम बरसता है, हवा ज्यादा चलती है. जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में ये चीज़ काम आएगी. और साइक्लोन्स आर स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. तो साइक्लोन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में भी बन सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन सकता है, तो बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन. भाई रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब ने एक हाई लेवल की कमेटी में अपना ओपिनियन दे दिया और ओपिनियन ये दे दिया कि भाई वो लोग जिनका रिटायरमेंट में 6 महीना से कम बचा हुआ है उनको आप सीबीआई डायरेक्टर मत बनाओ. और जब एन.वी. रमन्ना साहब ने ओपिनियन दिया तो उन्होंने बोला कि मैं किसी को फेवर या अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोल रहा हूं. एक्चुअली में हुआ ये था कि कुछ साल पहले एक 3 जज बेंच थी जिसके हेड थे जस्टिस रंजन गोगोई. उन्होंने ये बोला कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर किसी ऑफिसर को डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट के लिए अपॉइंट करना है तो ये बात को देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कम से कम 6 महीने से ज्यादा बचे हुए रिटायरमेंट से. जो लोगों के पास 6 महीने से कम बचे हैं रिटायरमेंट के, उनको आप डीजीपी मत अपॉइंट करो. इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंस को देखते हुए यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब ये बोल रहे हैं कि भाई सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट के लिए भी केवल उन लोगों को कंसीडर किया जाना चाहिए जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने बचे हो. जिनके पास 6 महीने से कम बचे हैं उनको मत अपॉइंट करो. यहाँ पे एन.वी. रमन्ना साहब ने यह भी बोला कि दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ. स्टेटमेंट ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि हम उन लोगों की काबिलियत पे डाउट नहीं कर रहे हैं जिनके पास 6 महीने से कम बचे हैं प्रमोशन के. हम बस ये बोल रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट, डीजीपी टाइप की जो पोस्ट, ये जो पोस्टें होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और जब आप इन पोस्टों पे बैठते हो ना तो कहीं ना कहीं कुछ समय तक आपका इन पोस्टों पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है. और ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसी मीटिंग में बोली जहां प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे थे और अधीर रंजन चौधरी साहब भी बैठे थे जो कि लीडर हैं लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के. ओके, तो ये बात यहाँ पे बताई गई. सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन की हम लोग अभी बात करते हैं. सीबीआई की अपॉइंटमेंट कमेटी की बात कर लेते हैं. देखिए सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल के लिए मिनिमम अपॉइंट किया जाता है. कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट. किसके रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी. ये कहां पे मेंशन करके रखा गया है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसको अमेंड किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 से और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से. अभी के लिए सीबीआई की अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 लोग हैं. भाई चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पॉसिबल पार्टी. देखिए अपोजिशन वो पार्टी होती है जिसके पास कम से कम 10% मेंबरशिप हो लोकसभा में. अगर किसी के पास 10% मेंबरशिप नहीं है तो जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर को, अपोजिशन में जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर को इस कमेटी में पार्ट दिया जाएगा, जगह दी जाएगी. और तीसरा मेंबर है इस अपॉइंटमेंट कमेटी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर रखा है या रिकमेंड कर रखा है कि तुम मेंबर बन जाओ, तो वो मेंबर बन जाता है. ये 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड करती है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन बनेगा. सीबीआई के ज्यूरिडिक्शन की बात की जाए तो ये ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं 69 सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट, 18 स्टेट एक्ट्स अगेंस्ट.
एंड 231 ऑफेंसेस इन द इंडियन पीनल कोड। ये जो डायरेक्टर है वो कम से कम 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, एज टोल्ड इन द विनीत रायन जजमेंट ऑफ 1998 बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अगर इसका ट्रांसफर करना है तो जिस हाई लेवल कमेटी के बेसिस पे इसका अपॉइंटमेंट हुआ था उससे परमिशन लेके आप ट्रांसफर कर सकते हो। सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी धनकर को भी यहाँ पे कोट किया है, और उस समय पे ये बोला गया था कि भैया 4 सीनियर मोस्ट बेस्ट जो होते हैं आईपीएस ऑफिसर के, उनके सारे ऑफिसर्स ऑटोमेटिकली सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो खैर पुराना कोई पोस्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी धनकर, जो कि ये बोलता है कि उस समय पे ऐसा नियम था कि 4 सीनियर मोस्ट आईपीएस बैचेस के जो भी मेंबर्स थे जो कि बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे वो सीबीआई डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल थे। अभी के लिए देखिए ज़रूरी ये है कि भाई कम से कम 6 महीने की रिटायरमेंट बाकी हो, और बाकी अगर 3 लोग जो कि कमेटी में हैं आपकी सीबीआई की सिलेक्शन कमेटी के, वो जिसको रिकमेंड कर देंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट उसको सीबीआई का डायरेक्टर बनवा देगी। सीबीआई इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर, और ये बेसिकली पीएमओ के अंदर आता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, और इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर सीबीआई काम करता है। भले ही सीबीआई की पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से निकलती है, पर याद रखिएगा सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखिएगा सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट फंक्शंस एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। इस एजेंसी का एक डायरेक्टर होता है जो ज्यादातर केसेस में आईपीएस का मेंबर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जनरल स्टडीज पेपर 3 में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। अब ये मेकेदातु डैम ये काफ़ी न्यूज़ में है भाई। देखिए कर्नाटका स्टेट इस मेकेदातु डैम को बनाना चाहता है और तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है। समय समय पे कर्नाटका की सरकारी अनाउंसमेंट करती रहती है, ये सुनने में आता रहता है कि भाई ये जो कर्नाटका की सरकार है ये मेकेदातु डैम को बनाएगी, और तमिलनाडु की सरकार इसके अगेंस्ट बात करती है। तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी से बोला है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए कि भाई कावेरी नदी के ऊपर क्या ये मेकेदातु डैम का कोई कंस्ट्रक्शन टाइप का हो रहा है, और क्या इसके कंस्ट्रक्शन में जो भी अब तक स्टेप्स लिए गए हैं उसमें कोई नॉर्म्स का वायलेशन है क्या। एक्चुअली में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिया। स्यूमोटो कॉग्निजेंस मतलब कि इसके पास कोई पिटीशन लेके नहीं आया, इसने ऑटोमेटिकली एक न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर ये पिटीशन अपने पास ले ली, और इस बात को देखने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि क्या कर्नाटका ने ये जो कावेरी नदी के ऊपर मेकेदातु डैम बनाने की बात की है, जो कि पहले भी करी थी, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके अगेंस्ट बात करी थी। देखिए कर्नाटका बहुत लंबे समय से मेकेदातु डैम को बनाने के ऊपर पुश कर रहा है, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को मना कर रही है। तमिलनाडु की सरकार इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कर्नाटका ने 2017 में अप्रूवल दिया था। 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से कर्नाटका की सरकार को क्या फायदा है? तो भैया बेंगलोर सिटी को पीने का पानी जाएगा इस डैम से। दूसरा 400 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन भी किया जा सकता है इस मेकेदातु डैम से। ये है कहाँ पे? तो कावेरी नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक बहुत ही डीप गॉर्ज है, ठीक है ना। वहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। अगर आप बात करें तो ये आपको कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर दिख रहा है, और यहाँ कहीं पे है आपका मेकेदातु डैम, ठीक है। अगर आप कावेरी की फ्लो की बात करो तो कर्नाटका से ओरिजिनेट होके ये देखिए कावेरी बहती हुई एंट्री मारती है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये डैम बनता है तो तमिलनाडु के ये वाला जो इलाका है यहाँ वाला, जहाँ पे बहुत सा एग्रीकल्चर होता है तमिलनाडु के अंदर, इस नदी में पानी कम हो जाएगा, और एग्रीकल्चर के लिए और तमिलनाडु के लोगों के पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी। क्योंकि कर्नाटका का ये जो मेकेदातु डैम है काफ़ी हद तक पानी बेंगलोर के लिए खींच देगा, यहाँ से पानी डाइवर्ट करके बेंगलोर लेके जाएंगे, साथ साथ पावर बनाएंगे। अगर सिर्फ पावर बनाने की बात होती तो भी बात होती, बेंगलोर में पानी खींचेंगे, हो सकता है कि कोई पाइप निकाल के आसपास में एग्रीकल्चर के लिए भी पानी खींचने लगे। इसलिए तमिलनाडु की सरकार को ये डैम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तमिलनाडु ऑब्वियस सी बात है अपर राइपेरियन में कोई भी प्रोजेक्ट को अपोज करेगा। क्यों?
क्योंकि उस प्रोजेक्ट से कावेरी नदी का पानी जो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर जा रहा है वो पानी कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि भैया कोई भी स्टेट किसी भी नदी के ऊपर अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकता, नदी का पानी इक्विटेबली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं आता है तब तक मेकेदातु डैम वाला इशू बर्निंग ही रहने वाला है। डिस्प्यूट रिडसल मैकेनिज्म्स और इंस्टीट्यूशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या कर रहे हैं कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास जोड़ रहे हैं। अब आप बोलोगे यार थर्मल पावर प्लांट में नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको पता होगा कि दिल्ली में सर्दियों में काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए चूंकि स्टबल बर्निंग होती है, जो डंठल होते हैं आपके गेहूं चावल के, उनको सीधे सीधे जला देते हैं फार्मर्स। अगर उन डंठलों को काट के एक गट्ठर बना दो तो वो क्या होगा, वो बायोमास होगा। अब अगर आपको कोल पावर प्लांट का एक बेसिक लेआउट पता हो, कोल पावर प्लांट में क्या होता है, एक बॉयलर होता है, उस बॉयलर में आप फाइनली पाउडर्ड कोल डालते हो, वो जलता है, उससे एनर्जी पैदा होती है, उस गर्मी से पानी को सुपर हीटेड स्टीम में बदला जाता है, ये स्टीम टरबाइन घुमाती है और बिजली पैदा होती है। ये कोल पावर प्लांट ऐसे काम करता है। इस बॉयलर के अंदर सिर्फ पल्वराइज्ड कोल मतलब कोल के गट्ठे नहीं फेंकते उसमें, कोल को पहले पल्वराइज करते हैं, बिल्कुल फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर बॉयलर में जलाते हैं। तो यहाँ पे अब इस बॉयलर के अंदर कोल के साथ ये जो स्टबल बर्निंग वाला बायोमास है और भी जो और प्रकार के बायोमास है वो जलाए जाएंगे। जब समझिए ये स्टबल अगर आपका खेतों में जल जाता है तो पॉल्यूशन कॉज करता है। अब कहीं ना कहीं कोल जला के हम बिजली पैदा कर ही रहे हैं तो उस कोल के साथ ये बायोमास डाल दो तो पॉल्यूशन उससे भी पैदा होगा, बट कहीं ना कहीं कोल की खपत कम हो जाएगी। तो भाई हम कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रल काम कर रहे हैं। वो कार्बन जो खुले में स्टबल में जल के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करता था, अब वो जाके जलेगा बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर के अंदर अगर बायोमास भी जलेगा तो कोल का कंजम्पशन कम होगा, तो कहीं ना कहीं उसको हम यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब भी ये बायोमास बॉयलर के अंदर जलाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है काट पीट के इसको भी पल्वराइज करके जलाया जाएगा, तो इसकी जलने की जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। जबकि उस एफिशिएंसी की बात करो कि जब इसको सीधे एज अ स्टबल जला दिया जाता है वहाँ पे इनएफिशिएंट बर्निंग होती है, बहुत सारे उल्टे सीधे नाइट्रोक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, ये सब प्रोसेस भी कम हो जाएंगे। मतलब इन्वायरमेंटली क्लीन प्रोसेस है, उसकी एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे बायोमास की एनर्जी को, और कार्बन न्यूट्रल वे में इस्तेमाल करेंगे। कार्बन न्यूट्रल क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो यही है आपका नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास को कोल पावर प्लांट से जोड़ना। तो कोल पावर प्लांट के अंदर तो भाई कहीं ना कहीं आप देखिए कोयला जल ही रहा है, कोयला कम हो जाएगा, बायोमास के फॉर्म पे स्टबल बढ़ जाएगा, बाकी दूसरा बायोमास बढ़ जाएगा, को फायरिंग होगी। अभी के लिए जो को फायरिंग है वो 5% पे है, इस को फायरिंग को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 5% को फायरिंग मतलब 95% कोल 5% बायोमास, कोशिश की जाएगी इसको 10% बायोमास और 90% कोल तक लेके जाया जाए। तो इससे कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन होगा, कोल का कंजम्पशन कम होगा, इन्वायरमेंट साफ होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगी। तो देखिए को फायरिंग क्या है, इट इज द कंबशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एट द सेम टाइम, बायोमास एंड द कोल आर बर्न इन द सेम सरफेस। अब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, बॉयलर के डिज़ाइन को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ बेसिक डिज़ाइन चेंजेस भी करने पड़ेंगे। अब ये R&D का पार्ट है, ठीक है भाई। तो भाई एग्रो रेजिड्यू को ट्रांसपोर्ट करके बायोमास को फायरिंग तक लेके जाना, रेगुलेटरी इश्यूज, बॉयलर के डिज़ाइन, एफिशिएंट बर्निंग, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी भी इसमें बहुत शोध होना बाकी है। तो धीरे धीरे करके कोल फायर पावर प्लांट के साथ इस बायोमास बर्निंग को जोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मतलब हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए हवा साफ करो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जनवरी 2019 में इसको लॉन्च किया था। दिस इज द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री जिसके थ्रू एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन फ्रेमवर्क। इससे कोर्स पार्टिकुलेट मैटर को एनवायरनमेंट में कम करने की बात की जा रही है। तो PM10 और PM2.5 को कम किया जाए कम से कम 20% अगले 5 सालों में। बेस ईयर क्या रखा गया है, 2017। इस प्लान में 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं। तो ये जो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं जो कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं, ठीक है ना, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। और ऑब्वियस सी बात है इन नॉन अटेनमेंट सिटीज में ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती है,
तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पिछले 5 सालों में जिस भी सिटी ने कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया है, पार नहीं कर पाई, उसको आप बोलते हो नॉन अटेनमेंट सिटीज। कहने का मतलब नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज हैं जहां पे पॉल्यूशन के हालात बहुत ज्यादा गंदे हैं। अब अगर पॉल्यूशन के हालात वहां पे बहुत ज्यादा गंदे हैं तो उनको साफ करना पड़ेगा, और साफ करने के लिए ही इन पर्टिकुलर 102 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं इंडिया इजराइल साइन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कॉपरेशन। भाई इंडिया और इजराइल ने 3 साल का वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कॉपरेशन, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने बोला है। यहाँ पे ये जो 2 कंट्रीज हैं, ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनका नाम है, एक का नाम है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको आप IIAPCOE भी बोल सकते हो, और एक है इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसको आप IIVOE भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो 2 सरकारें हैं ये अपना कॉपरेशन बढ़ा रही हैं, बायलैटरल पार्टनरशिप बढ़ा रही हैं, ताकि एग्रीकल्चर और वाटर सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। आपको पता है इजराइल एक बहुत ही वाटर डेफिशिएंट कंट्री है, फिर भी उनका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और इंडिया कहीं ना कहीं उससे सीख रहा है। तो इस प्रोग्राम में पार्टनरशिप के चलते एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ाया जाएगा, नए सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वैल्यू चेन को बढ़ाया जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट मोड में लेके आया जाएगा। ये जो इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस है ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये एक मॉडल इकोसिस्टम बनाएगा एग्रीकल्चर में 8 स्टेट्स में, जिसमें 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हो गए 75 विलेजेस के अंदर। तो बेसिकली आप इतना याद रखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IIAP के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और एक इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, एक विलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया। ये प्रोग्राम करेगा क्या, तो ये तो आप एज्यूम करके भी ले सकते हो कि नेट इनकम बढ़ाएगा फार्मर्स की, इंडिविजुअल फार्मर की लाइवलीहुड को अच्छा करेगा, ठीक है ना। ट्रेडिशनल फॉर्म्स को मॉडर्न इंटेंसिव फॉर्म्स में बदलेगा IIAP के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे लार्ज स्केल और कंप्लीट वैल्यू चेन अप्रोच लेके आई जाएगी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ। इजरायली नॉवल टेक्नोलॉजीज मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया की लोकल कंडीशंस के हिसाब से। ये जो आपका इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है, ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और मार्केट लिंकेज पे काम करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जाए तो अब तक इंडिया में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में 12 स्टेट्स में। ये 25 मिलियन वेजिटेबल सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, 3,87,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, लगभग 1.2 लाख फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दे रहे हैं हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल फ्रूट उगाना बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है कि भैया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जितने भी इंक्रोचमेंट्स आ रहे थे गुजरात के बानी ग्रासलैंड के इलाके में, उनको 6 महीने के लिए हटाने के लिए बोला है, और एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है। इस ज्वाइंट कमेटी को बोला गया कि जो बानी ग्रासलैंड का इलाका है, यहाँ पे जितने भी इंक्रोचमेंट हुए हैं सब हटाओ। एक्चुअली में बानी ग्रासलैंड और बानी वेटलैंड, ग्रासलैंड वेटलैंड साथ साथ है। अगर आप बात करो तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये जो कच्छ का इलाका है आपका, दीज बानी ग्रासलैंड रिजर्व्स और बानी ग्रासलैंड आर अ बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑन द आउटर साउदर्न एज ऑफ द डिजर्ट्स ऑफ द मार्शी सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ रण ऑफ कच्छ। तो मार्शी फ्लॉट सॉल्ट फ्लैट्स भी बगल में है, तो कहीं ना कहीं वेटलैंड भी इसके पास ही है, हालांकि वो फ्रेश वाटर वेटलैंड नहीं है, वो सॉल्ट फ्लैट्स है। अब बानी ग्रासलैंड्स में हो ये रहा है कि बहुत सारा नॉन एग्रीकल्चरल इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है, कॉमर्शियल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाने का आदेश दिया है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, और इस बात को कहीं ना कहीं ये जो उस रीजन की नोमैडिक पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है मलधारी, इसने बहुत वेलकम किया है। तो ये याद रखिएगा, ये जो मलधारी कम्युनिटी है ये एक पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जो कि गुजरात में पाई जाती है, इस बात को पहली बात याद रखिएगा। इस कम्युनिटी ने एक बैनर के अंदर जिसका नाम था बानी पशु उच्चारक मालधारी संगठन, एक केस फाइल किया था मई 2018 में एनजीटी में कि इनके इकोलॉजिकल सेंसिटिव ग्रासलैंड में रैपिड इंक्रोचमेंट हो रहा है। और अब यहाँ पे एनजीटी ने बोला है कि मालधारीज को राइट मिलेगा, दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट इन द एरिया ग्रांटेड टू देम एज पर प्रोविजंस इन सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हिसाब से जो भी राइट्स, जो भी लैंड राइट्स मिले हैं इन मालधारीज को, वो लैंड राइट्स कंटिन्यू रहेंगे। केंद्र की सरकार, सॉरी राज्य की सरकार इंक्रोचमेंट नहीं करवा सकती इनके इलाके में,
और यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये भी हाईलाइट किया है कि इस इलाके का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर तरीके से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसके चलते इलीगल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे परमिशन दी जा रही है और इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है इसको अर्जेंट बेसिस पे यहाँ से हटाया जाए। मालधारी कम्युनिटी एक और चीज़ के लिए जानी जाती है और वो है बानी बफेलोज। दीज बफेलोज आर एंडेमिक टू दिस रीजन्स, और ये जो बफेलोज हैं ये कच्छ की हॉट वेदर कंडीशंस के साथ यूज टू हो चुकी हैं, इस इलाके में पाई जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बानी ग्रासलैंड रिजर्व या बानी ग्रासलैंड्स एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और रन ऑफ कच्छ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट के आउटर जो मार्शी सॉल्ट फ्लैट्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। 2618 किलोमीटर के इलाके पे फैले हुए हैं। ओके, और गुजरात में जितने भी टोटल पास्चर्स हैं उसके 45% पास्चर्स बानी ग्रासलैंड से मिलते हैं। 48 हैमलेट विलेजेस हैं, 19 पंचायत हैं, पॉपुलेशन है 40,000, और यहाँ पे वेटलैंड और ग्रासलैंड दोनों एक दूसरे के पास पाए जाते हैं। फ्लोरा फौना रिच है, 192 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 2262 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, सेवरल स्पीशीज ऑफ मेमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इस पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, न्यू स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन वॉयलेट्स फाउंड इन मिजोरम। एक अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट है जिसको पहली बार साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया गया है। साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया गया, पाया ये पहले से ही जाता था इंडिया के अंदर। तो साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने अफ्रीकन वॉयलेट्स के कुछ वेरिएंट्स को ढूंढा है मिजोरम में। इस स्पीशीज को नाम दिया गया है डिडाइमोकार्पस विकीफोंकी। ओके, म्यांमार के साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बॉर्डर लगता है वहां पे 3 लोकेशंस पे ये प्लांट्स मिले, और ये प्लांट एक एपीफाइट है। एपीफाइट का मतलब वो प्लांट जो किसी दूसरे ट्री के ऊपर उगते हैं। इसके लाइट पिंक फ्लावर्स हैं, कुछ इस प्रकार का ये दिखता है, देखने में काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। इट लुक्स वेरी सूदिंग टू द आइज। इस स्पीशी को नाम रखा गया था आफ्टर विकी एन फंक। ये एक नोटेड बोटेनिस्ट हैं जो कि स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट इन द यूएसए में काम करते थे। इन फ्लावर्स को अफ्रीकन वॉयलेट्स भी कहा जाता था। बेसिकली ये जो डिडाइमोकार्पस है ये एक जेनस है विच बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली गेसिनेरेके। इसके मेंबर्स एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेस्टर्न हिमालय से लेकर सुमात्रा में इस स्पेशीज के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप आज के इस करंट अफेयर्स डिस्कशन से आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।